नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ संपत्ति का जिक्र कर हरियाणा में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले, वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। कांग्रेस से पूछा, मुस्लिम अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा खुलासा। घटना के पीछे आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी समूह का हाथ। मदरसों में दी गई ट्रेनिंग, सुरक्षा बलों को मारने का था प्लान। पंजाब में 50 बम वाले बयान पर फंसे कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा। कई धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। एनआईए की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। दाऊद इब्राहिम से तंवर राणा का कनेक्शन आया सामने। 2005 से थी मुंबई हमले की तैयारी। कई शहरों को थी दहलाने की साजिश। कल दिल्ली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की होगी मुलाकात। महागठबंधन में नए दलों को शामिल करने का प्रस्ताव। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की भूमिका पर हो सकती है चर्चा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ अगर सचमुच समाज कल्याण का काम करता तो देश का मुसलमान नौजवान पंचर न बना रहा होता। केवल मुट्ठी भर भूमाफियाओं का भला हुआ इससे, जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और विधवाओं की जमीनें लूटी। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो मुसलमानों के हित के लिए आवाज उठाने का दावा करते हैं। मैं वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर सच में आपके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान को क्यों नहीं बनाती। आज तो अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं पीएम मोदी। ऐसा लग रहा है कि T20 का पावर प्ले चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी चौके छक्के मार रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने 3 संदेश दिए आज के भाषण से। नंबर 1, उन्होंने साफ साफ ये वक्फ गैंग, ये मौलवी मौलाना और सेकुलर पार्टियों की जो जमात है, जो देश में उपद्रव मचा रही है चारों तरफ, उनको साफ साफ संदेश दे दिया गया कि ये शाहबानों की तरह मत समझ लेना, ये गलती मत कर लेना कि प्रधानमंत्री मोदी को तुम राजीव गांधी समझ लेना। सरकार एक भी इंच पीछे नहीं हटने वाली है। और ये संदेश आज विपक्ष को चला गया कि सरकार किसी भी तुम्हारे धरना प्रदर्शन के दबाव में नहीं है। नंबर 2, कि ये जो तमाम लोग अपने आप को कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, उन लोगों को भी जबरदस्त फटकारा, चुनौती दी और एक तरीके से कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और ये तमाम सेकुलर पार्टियां ये मुसलमानों की पार्टी हो गई है। और इसलिए कहा कि अध्यक्ष बनाओ, अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक मुसलमान को बनाओ। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। 50% रिजर्वेशन दे दो मुसलमानों को, तब तो बात समझ में आए। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुस्लिम समुदाय के गरीबों से, मुस्लिम समाज के पासमंदाओं और महिलाओं से गुजारिश की कि अगर सब कुछ ठीक होता, जो जमीन, जो धन दौलत गरीबों के ऊपर लुटाना था, उसके ऊपर खर्च करना था, जिन पैसों से हॉस्पिटल, स्कूल, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य का इंतजाम करना था, रोजगार क्रिएट करना था, उस पे तो ये दाढ़ी टोपी वाले मौलवी मौलाना कब्जा करके बैठे हुए हैं। भू माफिया बन गए हैं ये लोग। तो मुस्लिम समाज को भी ये संदेश दिया, एक तो अपना स्टैंड क्लियर किया कि सरकार झुकेगी नहीं। दूसरा, ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो फ्रॉड ये सेकुलर पार्टियां कर रही हैं, उसको फटकारा और गुजारिश की मुस्लिम समाज से कि अपनी आंखें अब तो खोल लो। जी,
वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी समूह का हाथ था। इसको लेकर राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों को घटना के संबंध में ऐसी जानकारी मिल रही है। उनका कहना है कि इस अशांति के पीछे खास प्लानिंग थी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को भड़काकर और छात्रों के वेश में सीमा पार से युवाओं की घुसपैठ कराकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्र विरोधी ताकतें मदरसों में ट्रेनिंग दे रही हैं। ये लोग सुरक्षा बलों को मारने का प्लान बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इसमें 20 मौलवी हैं। बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की योजना थी। फिलहाल बीएसएफ एडीजी रवि गांधी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा में सभी सावधानियां बरती जा रही हैं और अब हालात जो है वो सामान्य धीरे धीरे होते जा रहे हैं। क्या स्थिति है फिलहाल बंगाल की? बंगाल की स्थिति तो वैसी थी जैसी है। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि 19 परिवार वापस आ गए। मुबारक हो। सैकड़ों परिवार गए क्यों? उनको घर क्यों छोड़ना पड़ा? इसका कौन जवाब देगा? और इन्वेस्टिगेशन से जो मालूम चल रहा है, ये पीएफआई कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम सालों साल से कहते आ रहे हैं कि ये मॉडस ऑपरेंडी वही है कि छोटी सी घटना और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। पीएफआई एसडीपीआई के लोग गांव गांव घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे थे। सवाल एसडीपीआई, पीएफआई या किसी सिमी या फिर बांग्लादेश से आए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। सवाल एक नेक्सस का है। वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून पास होता है, बातचीत होती है, जेपीसी बनती है संसद के अंदर, विरोध में खड़े हो जाते हैं मौलवी मौलाना। इन मौलवी मौलानाओं के साथ खड़े हो जाती है देश की पॉलिटिकल पार्टीज और ये कैलेंडर तय करते हैं कि इस तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे, यहां जलसे नहीं करेंगे, यहां दिल्ली में होगा तो वहां कलकत्ता में होगा। ये कैलेंडर बना रहे हैं ये लोग, सफेद पोश लोग जो टेलीविजन पे और पता नहीं कहां कहां सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं और ग्राउंड में इनके कैलेंडर पे काम कर रहे हैं आतंकी संगठन। तो कुछ न कुछ तो कनेक्शन निकलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि टिम्बकटू में कोई प्लान बना रहा है और जापान में उसका कोई एक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें मिली हुई हैं। बांग्लादेश से आए लोग, बांग्लादेश के आईएसआई के द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन, हिंदुस्तान का पीएफआई, एसडीपीआई, ये मौलवी मौलाना, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर आप इन्हें अलग अलग करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। बीएसएफ अभी 8 टुकड़ियां और 9 टुकड़ियां सीआरपीएफ की गई है। इसकी संख्या 10 गुना करके उन तमाम इलाकों में जहां हल्का सा भी हिंदू समाज के लोग अपने आप को डरा हुआ, असहाय महसूस कर रहे हैं, इनको परमानेंटली डिप्लॉय कर देना चाहिए। जी, इस खबर में बात पंजाब की। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में बाजवा को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि बाजवा पेश नहीं हुए। बाजवा के वकील ने एक दिन का और समय मांगा। समन उनके घर भेजा गया था। हालांकि जब समन भेजा गया तो बाजवा घर पर नहीं थे। बता दें कि बाजवा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिसमें से 18 इस्तेमाल हो चुके हैं जबकि 32 बाकी हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से उन्हें सोर्स बताने के लिए कहा गया था। एआईजी काउंटर इंटेलिजेंस रजूत ग्रेवाल उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बाजवा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये किस तरीके का बयान देकर फंस गए हैं कांग्रेस नेता? फंसेंगे क्या? पॉलिटिकल लीडर से ये फंसेंगे क्या? अगर इस तरीके से अगर आप हर विपक्ष के नेताओं को उनके बयान के ऊपर एफआईआर करने लग जाएं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है एकदम बिल्कुल व्याकुल हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल को तो रोज जेल में ही डाल देना चाहिए था। ये तो रोज नई नई बातें करता था। कभी इनको राव के सूत्र बताते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेज इनको बता देते थे, कभी कभी कुछ मंत्री बता देते थे। ये इस तरह का ढकोसला, ये केजरीवाल तो रोज इस तरह की झूठ बातें कहता था। अभी मसला क्या है? मसला बड़ा ही सिंपल है कि 18 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसको छुपाने का क्या तरीका हो? भाई 18 ब्लास्ट जो हुए
वो कहां से आया? ये अक्लमंद सरकार जो वहां पे भगवंत मान की है उसको तो बताना चाहिए। 50 का हिसाब मांग रहे हो विपक्ष के नेता से, 18 का हिसाब कौन देगा? क्यों फेलियर हुआ? क्यों धमाके हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं ग्रेनेड? कौन लोग हैं? इसका कोई जवाब देगा? तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप कांग्रेस के लीडर को जो है गिरफ्तार करने के लिए कि भाई देखो, अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हो, ये लोग भूल कर रहे हैं। आपने अगर गिरफ्तार किया बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब अचानक से इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि आगे आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की नींव हिला करके रख देंगे पंजाब के अंदर। जी। और अब बात तहव्वुर राणा की। 26 से 11 मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा से एनआईए दिल्ली में पूछताछ कर रही है। इस दौरान दाऊद इब्राहिम से उसके संपर्क, डेविड हेडली के साथ फोन कॉल और 2005 से शुरू हुई हमले की साजिश के बारे में पूछताछ की गई। जांच में दुबई के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसके दाऊद इब्राहिम से संबंध होने का संदेह है। एनआईए राणा से लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई से संबंधों की भी जांच कर रही है। एनआईए तहव्वुर राणा के फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड खंगाल रही है। संदेह है कि इस फोन बातचीत में दाऊद की संलिप्तता के संकेत भी हो सकते हैं। वहीं एनआईए ने अदालत को बताया कि राणा ने भारत के कई शहरों में हमलों की योजना बनाई थी। ये जिस तरीके एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। आगे क्या? दाऊद इब्राहिम आईएसआई का एक एसेट है। जानकारी तो ये भी है, खुफिया सोर्सेस के द्वारा बाकायदा बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो लिखते थे कि जहां ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छिपा करके रखा था तो उसकी पूरी सिक्योरिटी का काम दाऊद इब्राहिम का गैंग कर रहा था। दुबई में छिपी हुई बात है कि उसका सारा ऑपरेशन दुबई से चल रहा था। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा वो चला रहा था दुबई से। जितने एक्सटॉर्शन वो कर रहा था मुंबई में और अलग अलग शहरों में, वो दुबई से कर रहा था। लेकिन सवाल कुछ और है। अब ये 2005 बताया जा रहा है। इसके ऊपर डिटेल स्टोरी कल सवेरे 8 बजे सबसे बड़ा सवाल में मैं बहुत सारे राज खोलूंगा, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये तमाम 2005 के बाद से यूपीए की सरकार आई और शहर शहर जो ब्लास्ट हुए उसका कारण आप मालूम है क्या है? सरकार आते ही ये पाकिस्तान परस्त सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने रिश्ता अच्छा करने के लिए क्रिकेट का मैच करवाया था। आईबी के लोगों ने कहा कि भाई ये काम मत कीजिए, मैच करवाना है मैच करवाओ, लेकिन पाकिस्तान से लोगों को अंदर मत आने देना। दिल खोल के वीजा दिया गया और दिल खोल के थोक के भाव में पाकिस्तान से टेररिस्ट स्लीपर सेल्स वो हिंदुस्तान के अंदर आए और सैकड़ों की संख्या में गायब हो गए। कहां वो छिप गए इसको ढूंढ नहीं पाए और इसलिए ब्लास्ट कहीं का हो, हर जगह वही लोग जो 2005 में जिसे सोनिया गांधी की सरकार ने वीजा दिया था वही शहर शहर बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे थे। पूरा खुलासा कल 8 बजे सवेरे। जी। आखिरी खबर में बात बिहार की। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के अचानक दिल्ली दौरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस मीटिंग का एजेंडा सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर तो है ही, लेकिन आरजेडी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की बिहार चुनाव में भूमिका के बारे में बात करने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव हाल के दिनों में कन्हैया कुमार की राजनीति से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। इसी का नतीजा था कि राहुल गांधी के पिछले दौरे में वो दूरी बनाए नजर आए। 17 अप्रैल को महागठबंधन दलों की बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन में कुछ और दलों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। नाराज थे अचानक से, अब मीटिंग की बात कैसे होने लगी? मीटिंग की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक दिन पहले कन्हैया कुमार ने एक इंटरव्यू दिया एबीपी के पॉलिटिकल एडिटर को, मेघा प्रसाद को, और उस इंटरव्यू में बार बार जब गठबंधन के बारे में पूछा गया, तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया, तो वो साफ साफ पता चल रहा था कि कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को अपना लीडर मानने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। बेसिक बात ये है, आप इधर उधर बातचीत करें कोई बात नहीं है,
लेकिन तेजस्वी यादव को लीडर मानने से इनकार कर देना, ये काम दोनों ही शख्स कर रहे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। पिछली बार बिहार से भगाया गया क्योंकि लालू यादव ने सीधे सीधे सोनिया गांधी से बात की और सोनिया गांधी के कहने पे उनको बाहर किया गया कि बिहार में वो ऑपरेट नहीं करेगा, वो दिल्ली बुला लिया गया। अब सोनिया गांधी की कांग्रेस में नहीं चल रही और लालू यादव की कांग्रेस और आरजेडी दोनों जगह नहीं चल रही, तो निगोशिएशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो प्लान बी कांग्रेस पार्टी के पास भी तैयार है, प्लान बी आरजेडी के पास भी तैयार है। देखना यह है कि कल की मीटिंग में कन्हैया और पप्पू यादव के ऊपर कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है या फिर वो कहती है कि भाई हम अपने अपने अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। आसार इस बात के नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी कन्हैया कुमार को रोकने के फेवर में नहीं है। उनको लग रहा है कि कन्हैया कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और यही एक ऐसी विस्फोटक स्थिति में यह सिचुएशन तब्दील होने वाला है जिसमें यह महागठबंधन चुनाव से पहले ही खंड खंड विखंड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।